गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपनी पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली बुक में यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में आपकी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वाइब्रेशनल जिसे हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, थर्ड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोर्थ उसमें है मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। चार पार्ट्स है यूनिट फर्स्ट के, उसमें से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक पार्ट था, थर्ड पार्ट था, वो कंप्लीट हो गया इससे पहले वाले 4 वीडियोज में। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये पढ़ेंगे। मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे हम बोलते हैं ना कि 3 टाइप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जैसे कि उसमें बोले तो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें से मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक पार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, 2 या 3 वीडियोज में हो जाएगी, छोटी है ये मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखें इसके अंदर, देखिए इसमें मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले तो ये मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम क्यों रखा गया, तो इसमें ये आता है कि एक पीएचडी स्कॉलर था जिसका नाम था मोसवेयर। ठीक है, पीएचडी स्कॉलर मोसवेयर था, उसने इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो अपना स्पेक्ट्रा बनता है वो किस किस के बेस में बनेगा, किस प्रकार से स्पेक्ट्रा है, इस सभी का एनालिसिस है वो किया गया था। एक रिसर्च स्कॉलर था, पीएचडी कर रहा था उस टाइम वो, मोसबार नाम से। ठीक है, इसलिए उसी के नाम से इसको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए, और इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया था मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें आता है कि जैसे अपन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर रेडिएशन का यूज करते हैं, या फिर रोटेशनल में हम माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट में उनकी रीजन का रेडिएशन का यूज करते हैं, उसी प्रकार से इसमें मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें कौन सी रेडिएशन का यूज करते हैं। तो जनरली वही होता है, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल्स जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, वापस आएंगे एक्साइटेड से वापस ग्राउंड स्टेट में स्पेक्ट्रा बनेगा। तो ये पूछ रहा है इसमें, ये बता रहा है ये कि इसमें भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो भी है। इसमें कौन जाते हैं, न्यूक्लियस जाते हैं, ना इलेक्ट्रॉन जाता है ना पूरा मॉलिक्यूल जाता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है ना मॉलिक्यूल का या फिर एटम का बोले, वो इसमें ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो कौन सी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करती जाएगा, तो इसके लिए हाथ है कि इसमें यूज की जाती है गामा रेडिएशन या गामा रेज, उनका यूज है वो किया जाता है। तो इसमें आएगी मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी रेडिएशन का यूज करेंगे सोर्स के रूप में, तो अपना क्या आएगा गामा रेडिएशन या गामा रेज का यूज है यहाँ पे। गामा रेज वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें हम करें कि मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में सोर्स और सैंपल के रूप में किसका यूज करते हैं। देखें मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में सोर्स के रूप में यूज जाता है 57 कोबाल्ट का यूज किया जाएगा आइसोटोप के फॉर्म में। ठीक है, और सैंपल के रूप में यहाँ पे मतलब कि मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में 80 से 85% जो वर्क हुआ है जिसके ऊपर रिसर्च की गई है वो थे, एक तो आयरन के न्यूक्लियस, हमने बोला न्यूक्लियस का यूज होगा तो इसके न्यूक्लियस की स्टडी की गई जिसका मास नंबर रहेगा 56, और इसके अलावा यूज किया गया था टिंक। मोस्टली जो मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी की गई है वो आयरन और टिन इन दोनों के न्यूक्लियस के ऊपर की गई है। एक साइड में हम लिखे यहाँ पे सोर्स और यहाँ पे मैंने लिख दिया सैंपल। सैंपल में हम मान रहे हैं आयरन को, इसमें 56 है इसका एटॉमिक मास, और सोर्स में हम मान रहे हैं कोबाल्ट को जिसका एटॉमिक मास बोले, मोलर मास बोले, क्या क्या है 57 रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या रहेगा, इसमें ये आता है कि जैसे सोर्स की ये क्या है ग्राउंड स्टेट है, इसकी एनर्जी यहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी इसकी क्या है यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब ग्राउंड स्टेट से जब इसमें कोबाल्ट का मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाता है या फिर एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, तो इसको 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। इसी प्रकार से हम यदि सैंपल वाला बनाए तो सैंपल की ग्राउंड स्टेट और सैंपल की एक्साइटेड स्टेट में भी, यानी ग्राउंड स्टेट से आयरन का न्यूक्लियस यहाँ आए और यहाँ से वापस स्टेबिलिटी गेन करने, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी है वो स्टेबिलिटी की क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि जैसे जैसे जो अपना न्यूक्लियस था आयरन का उसने गामा रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किया ग्राउंड स्टेट से यहाँ आ गया एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में वो क्या होता है अनस्टेबल होता है, इस कारण से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वापस वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जिन रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करके यहाँ आया था उतने ही रेडिएशन को क्या करेगा इमिशन करेगा और वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में
आ जाता, तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस रहेगा डेल ई बोले, वो किसके इक्वल आएगा, वो भी 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। ये देखना है अपने को, ऐसे ही सोर्स में होगा, सेम यही किस में होता है, सैंपल वाले में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसमें एक टर्म आती है रिकॉइलिंग के नाम से, देखो रिकॉइलिंग। अब हम पढ़ेंगे कि रिकॉइलिंग क्या होती है। तो रिकॉइलिंग में होता है जैसे फोर्स लगता है, जैसे ये कोई भी मतलब वस्तु देखें वो आगे की तरफ जा रही है तो उसमें पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग फोर्स है वो बोलते हैं। और रिकॉइलिंग की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग में जैसे अगर कोई गन गन चलाते हैं तो गन चलाते समय थोड़ा पीछे तरफ जो धक्का लगता है, पुल होता है उससे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग हो रही है। रिकॉइलिंग के लिए ये किस पे डिपेंड करते हैं, तो इसमें लिखेंगे डिपेंड्स ऑन मास इफेक्ट, डिपेंड्स ऑन मास इफेक्ट। यानी जो रिकॉइलिंग होती है वो मास इफेक्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, और इसके लिए अपने को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम लार्ज क्रिस्टल। अब इनके हो सकते हैं लार्ज क्रिस्टल, यहाँ पे लार्ज क्रिस्टल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, रिकॉइलिंग भी उनकी होगी। और रिकॉइलिंग की जो प्रोसेस होती है इस वाले में, यानी यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, इसमें जो रिकॉइलिंग वर्क कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन मास इफेक्ट पे। इसका मतलब है कि जितना मॉलिक्यूल से रेडिएशन कंजप्शन करेगा इतना कि यहाँ जाना चाहिए ना, उसी टेम्परेचर नीचे वाले लेवल पे रह जाता है। इसका कारण क्या होगा, इसमें कि जितनी एनर्जी इसको मिल रही है उस एनर्जी का यूज सिर्फ ये यहाँ से यहाँ जाने में नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत एनर्जी का यूज जो एक्स्ट्रा जो वर्क है उसमें भी कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी रिकॉइलिंग को कम करने के लिए क्या किया गया वो यहाँ पे बताएंगे हम। बोला था ना कि जितनी इनको एनर्जी अपन देते हैं ग्राउंड स्टेट से, उस ये इक्वल एनर्जी है तो इसके इक्वल, लेकिन ये एक सॉलिड स्टेट से थोड़ा कम जाके रुक जाता है, पूरा ग्राउंड सॉलिड स्टेट पे नहीं पहुंच पाया था। जबकि अपने को मोसबार स्पेक्ट्रम बनाने के लिए क्या चाहिए था, अपने को ये चाहिए था कि यहाँ से जब हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के बीच की जो ग्राउंड स्टेट और ऑक्साइड स्टेट के बीच ये एनर्जी डिफरेंस है, इतनी एनर्जी दे दी हमने कोबाल्ट के न्यूक्लियस को, फिर भी वो न्यूक्लियस यहाँ नहीं पहुंच पाया, वापिस नीचे आ गया, ऑक्साइड स्टेट में नहीं पहुंच पाया। इसका कारण था कि इसके ऊपर कुछ रिकॉइलिंग लग रही है, रिकॉइलिंग की प्रोसेस हो रही है, तो ये सब किसने, तब तक तो ये पहुंच ही नहीं पाया था। अब पता चला है कि रिकॉइलिंग को कम कर, रिकॉइलिंग को हम किस प्रकार से अवॉइड कर सकते हैं। इस रिकॉइलिंग के बारे में ही सबसे पहले जो पीएचडी स्कॉलर था मोसबार, उसके द्वारा बताया गया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सॉलिड स्टेट में, ये जो भी बात लिखी जाएगी वो किसने बताई थी, मोसबेर नाम का साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट नहीं था उस टाइम, तो ये था पीएचडी स्कॉलर था, उसने ये बात बताई थी उस टाइम कि रिकॉइलिंग हो रही है। उसने बोला कि यहाँ तक यहाँ नहीं जाना ना, ये मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी दे दी फिर भी ग्राउंड स्टेट से न्यूक्लियस यहाँ नहीं गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिकॉइलिंग हो रही है जो कि उसको वापस यही ग्राउंड स्टेट में ले आती है। तो इसलिए बताया सबसे पहले पीएचडी स्कॉलर मोसबार ने किस कारण से होती है, तो इसने बोला कि जो सॉलिड स्टेट होती है, मॉलिक्यूल्स की सॉलिड स्टेट में फोनोनिक वाइब्रेशन, फोनोनिक वाइब्रेशन होता है। फोनोनिक वाइब्रेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होने से ना वो अपनी जगह क्या होता है, वाइब्रेशन होने लगता है उसके अंदर। वाइब्रेशन कम किया, यदि हम वाइब्रेशन को कम कर दें तब तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुंच जाएगा, इस न्यूक्लियस और ग्राउंड स्टेट से इतनी एनर्जी लेके यहाँ चला जाएगा। लेकिन यदि फोनोनिक वाइब्रेशन होता रहेगा तो जो न्यूक्लियस है वो कभी भी यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाएगा इतनी एनर्जी देने के बावजूद भी। तो फोनोनिक वाइब्रेशन कम करने के लिए क्या किया, तो मोसबे जो पीएचडी स्कॉलर था उसने क्या बताया कि यदि हम टेम्परेचर कम कर दें, यहाँ का टेम्परेचर कम कर देते हैं तो टेम्परेचर कम करने से फोनोनिक वाइब्रेशन कम हो जाएगा, यानी वो पहले वो इतनी तेजी से वाइब्रेट करता फिर वो धीरे धीरे वाइब्रेशन करेगा और फिर वो यहाँ से फिर उसमें रिकॉइलिंग भी कम हो जाएगी, तो ग्राउंड स्टेट से जो अपना न्यूक्लियस है ऑक्साइडेड स्टेट में पहुंच जाता है। रिकॉइलिंग कम करने के लिए, रिकॉइलिंग कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस अपने को वहाँ का टेम्परेचर है उसे डिक्रीज करना पड़ेगा। और टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए उसने बताया कि हम यूज करेंगे लिक्विड हीलियम और लिक्विड एंटी। तो
रिकॉइलिंग की प्रोसेस को कम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज करना है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करने से फोटोनिक वाइब्रेशन भी डिक्रीज होते हैं। और टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए किसका यूज किया गया, लिक्विड हीलियम और लिक्विड नाइट्रोजन का यूज है यहाँ पे किया गया था। ये बताया था वहाँ पे, ये जो पीएचडी स्कॉलर मोसबार्ट था उसने सबसे पहले इसे बताया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इफेक्ट आएगा इसमें, डॉपलर इफेक्ट। तो देखिए इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट है क्या, डॉपलर इफेक्ट में हम पढ़ेंगे कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और लाइट, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और लाइट, यानी साउंड और लाइट की फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डॉपलर इफेक्ट के नाम से जाने। तो डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और लाइट। किस प्रकार से वो देखें, तो यहाँ पे मान लीजिए अपना क्या है, सैंपल रखा हमने, ठीक है, ये यहाँ पे अपना सॉरी सोर्स है, सोर्स रखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमने रख लिया सैंपल, जैसे इसमें हम अपन आयरन भी रख सकते हैं, यानी 27 और सॉरी 56 Fe या फिर टिन का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लगाएंगे डिटेक्टर, ठीक है। ये अपना क्या है, सोर्स है, सोर्स क्या है, फिक्स नहीं है, यानी मूवेबल है ये, यानी ये इस साइड भी, यानी सोर्स से दूर भी जा सकता है और ये सोर्स के पास में भी जा सकता है। यहाँ पे अपन बनाएंगे ये जो मोसबार्ट स्पेक्ट्रा है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए सैंपल क्या होता है, इसमें फिक्स्ड होता है, ये मूवेबल है और सैंपल है यहाँ पे, और सैंपल क्या होता है, फिक्स्ड होता है, अपनी जगह पे ही फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड है। यहाँ पे इस साइड जाएगा इसके पास में, तब तो हम बोलेंगे ये सारी वैल्यू प्लस में, यहाँ पे पॉजिटिव, इस साइड जाएगा तो वैल्यू किसमें आएंगी, जीरो है, ये तो जीरो हो गया, मूवेबल है तो ये इस साइड भी जा सकता है, यहाँ जो वैल्यू आएंगी वो -2 -3 -4 इस प्रकार से आएंगी, ठीक है। अब जो स्पेक्ट्रा बनेगा मोसबार्ट स्पेक्ट्रा, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी इंटेंसिटी और किसके बीच में बनता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं और स्पीड ऑफ साउंड भी बोल सकते हैं। तो जो मोसबार्ट स्पेक्ट्रा बनता है अपना, वो स्पीड ऑफ सोर्स, सॉरी लाइट नहीं, स्पीड ऑफ सोर्स रहेगा, सोर्स वैसे लाइट ही आ रही है लेकिन स्पीड ऑफ सोर्स देखेंगे अपन, और इस साइड में क्या लेगी, इंटेंसिटी। यहाँ पे जो अपना स्पेक्ट्रा बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ये रहेगा यहाँ पे मोसबार्ट स्पेक्ट्रा। अब देखिए ये वाला जो सोर्स है वो इस साइड जाएगा, सैंपल के पास में, हो सकता है ये इस साइड जाए, तो यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे, ये फिक्स है ना, जीरो वाली पोजीशन पे, तब आएगी ये वाला। अब जैसे जैसे सैंपल से दूर जाएगा क्या सोर्स, क्योंकि सोर्स क्या मूवेबल है, ये सैंपल से यहाँ से इस साइड जाता है, तब तो इस साइड ये वाला बनेगा, ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। और यदि सैंपल के पास में जाता है सोर्स, क्योंकि इस साइड जा सकता है ना, मूवेबल है, तब ये वाली लाइन है वो यहाँ पे, ये तब है जब सैंपल फिक्स है अपनी पोजीशन पे, ना सैंपल सॉरी सोर्स फिक्स है, ना तो सैंपल की तरफ जा रहा है, ना ये सैंपल से इस साइड आ रहा है। ये स्पीड ऑफ सोर्स यहाँ पे mm और पर सेकेंड में आ रही है, पर सेकेंड कितनी स्पीड से ये सैंपल के पास या फिर सैंपल से दूर है वो जा रहा है। आगे समझे, इस प्रकार से अपना बनेगा, नीचे टच नहीं होता, ये थोड़ा ऊपर रहता है, ये रहेगा अपना मोसबार्ट स्पेक्ट्रा, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ सोर्स के बीच में बनाया जाता है, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से सोर्स से जो रेडिएशन इसमें से होकर जाएंगे और डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट होंगे, उसके बाद में डिटेक्टर क्या करता है, इसको रिकॉर्ड करके इसको रिकॉर्डर में भेजेगा और रिकॉर्डर में अपने को इस प्रकार से स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। अब देखिए, अब जितने टाइप के पीक कितने आएंगे ये पूछ रहा है, ये जो पीक आ रही है ना, ये एक पीक बोलेंगे, इसको कितनी पीक आएंगे इस मोसबार्ट स्पेक्ट्रा में, तो इसके लिए बता रहे हैं कि जब अपन जो सैंपल ले रहे हैं, सैंपल में, अब सैंपल इनका तो लेंगे नहीं, अकेले आयरन का तो लेंगे नहीं, सैंपल में लेंगे इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, जो इनके बोले कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं, या फिर इनका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उनका यहाँ पे सैंपल के रूप में यूज किया जाता है। अब हो सकता है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिए हैं वो मोनोन्यूक्लियर हों, डाई न्यूक्लियर हों, ट्राई न्यूक्लियर हों, उस प्रकार से बेंड कर रहा है।
अब ये नहीं कि जितने न्यूक्लियस हैं उसके अंदर उतने नहीं, कितने प्रकार के न्यूक्लियस हैं। जैसे अपन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं कि जितने टाइप के प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, सिग्नल बनते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो प्रोटॉन का सिग्नल बनता है ONH NMR में, लेकिन मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने बोला है कि न्यूक्लियस का स्पेक्ट्रा बनता है। तो जितने टाइप के न्यूक्लियस होंगे, जितने टाइप के, जितने नहीं, जितने टाइप के, जितने प्रकार के न्यूक्लियस होंगे उतने ही इसमें क्या आएंगी, पीक आएंगी, या हम बोले सिग्नल है वो आएंगे। यदि दो न्यूक्लियस हो, दोनों एक जैसे हो, तब तो एक ही सिग्नल आएगा उसका। यदि तीन न्यूक्लियस हो, उनमें से तीनों अलग अलग हो तो तीन आएंगी। दो एक जैसे हो, एक अलग हो तो कितनी पीक आएंगी, दो पीक आएंगी। तो हम इसमें कहेंगे कि मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रा बनता है उसमें जो आने वाले सिग्नल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो आने वाले सिग्नल्स हैं वो न्यूक्लियस के टाइप पे डिपेंड करते हैं कि जितने टाइप के न्यूक्लियस होंगे उस सैंपल वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उतने ही क्या बनेंगे, सिग्नल है वो आएंगे। अब इसके लिए अपने को क्या देखना है, अपने को पता होनी चाहिए कि अपन ने जो सैंपल लिया है उस सैंपल में जो कंपाउंड्स है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर देखने से हमें पता चलेगा कि उसमें न्यूक्लियस जो है वो कितने टाइप के हैं। अब देखिए अपन इसमें एग्जांपल करते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अपना Fe2CO9। सैंपल के रूप में हमने ये लिया है, तो अपने को ये बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं वो मोसबार स्पेक्ट्रा में अपने को मिलेंगे। Fe2CO9 अपन बनाते हैं इसको, मतलब जो मॉलिक्यूल्स ऐसे देखने जो केमिकली क्या हो, इक्विवेलेंट हो। फर्स्ट आयरन और ये सेकंड आयरन मॉलिक्यूल है। CO कार्बोनिल इसमें 9 है, फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है। तीन ही हमने इससे लगा दिए 3। अब तीन है वो ब्रिज वाले कार्बोनिल लिगेंड है। तीन तो क्या थे, टर्मिनल कार्बोनिल लिगेंड। सॉरी 6 है, 3 है, 3 6 है। 9 में से 6 तो क्या है, टर्मिनल कार्बोनिल लिगेंड है, और 3 जो बचे हुए वो क्या है आपके ब्रिज वाले कार्बोनिल लिगेंड है, ये वाले। अब देखिए ये वाला जो आयरन न्यूक्लियस है ये 3 टर्मिनल प्लस में 3 किस जुड़ा हुआ है, ब्रिज वाले या फिर ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगेंड जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से ये आयरन का न्यूक्लियस 3 टर्मिनल वाले और 3 है वो ब्रिज वाले कार्बोनिल लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये दोनों न्यूक्लियस हैं आयरन के, वो क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट है। केमिकली इक्विवेलेंट यानी मॉलिक्यूल्स में यदि न्यूक्लियस है वो केमिकल इक्विवेलेंट्स है, इसका मतलब एक ही टाइप का न्यूक्लियस है, तो इसका जो सिग्नल बनेगा अपने पास में उसमें मोसबार स्पेक्ट्रम में वो कितना आएगा, एक आएगा। तो हम बोलेंगे एक जितने टाइप के न्यूक्लियस है उतने टाइप के सिग्नल बनेंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही टाइप का न्यूक्लियस है तो इसका सिग्नल भी कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद देखिए इसका सेकेंड एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या है अपने पास में। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है अपने पास में Fe3 और CO है, इसके पास में कार्बोनिल 12 है, ये वाला है। हमें देखना है कि इसमें कितने टाइप के सिग्नल्स हैं वो अपने पास में यहाँ पे बनेंगे। तो आयरन के जो न्यूक्लियस है इस बार कितने 3 है, और उसके साथ में 12 चल रहे हैं। देखें किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होते ही ये आ जाएंगे। स्ट्रक्चर तो बना के देंगे नहीं एग्जाम में, सीधा ये पूछेंगे। देखो 3 आयरन मॉलिक्यूल्स हैं, ट्राइगोनल प्लेनर वाली शेप में रहेंगे तीनों आपस में। देखिए फर्स्ट यहाँ पे लिख दें आयरन, सेकेंड वाला आयरन यहाँ पे आ जाएगा, और थर्ड वाला जो आयरन है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। इन तीनों को अपन ऐड कर देते हैं, ये इस प्रकार से ऐड। अब हम क्या करेंगे, इनको करते हैं। इसके साथ में जुड़े हुए हैं 4 CO मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसके साथ में जुड़े हुए हैं 3 CO मॉलिक्यूल, सेकेंड CO, थर्ड CO लिगेंड, फोर्थ CO, फिफ्थ CO और 6। कितने हो गए, 3 3 6 और 6 और 4 10 हो गया। बचने बचे कितने 2 जो बच गए वो यहाँ पे रहेंगे, इन दोनों के बीच में ब्रिज के रूप में कार्य करेंगे। अब इसमें 12 लिगेंड में से 10 लिगेंड तो क्या है, टर्मिनल है, और 2 लिगेंड क्या है, ब्रिज वाले लिगेंड है। अब देखो इसमें कि तीनों आयरन है वो इक्विवेलेंट है क्या, देखें ये वाला आयरन देखें, दोनों ये 3 इक्विवेलेंट, 3 टर्मिनल कार्बोनिल से और 2 ब्रिज वाले कार्बोनिल से, ये वाला 3 टर्मिनल 2 ब्रिज वाले से जुड़ा हुआ है।
इसका मतलब है कि दोनों जो कार्बोनिल्स हैं वो क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट है। ये दोनों कार्बन क्या है इसमें, केमिकली इक्विवेलेंट, यानी रासायनिक रूप से ये क्या है, तुल्य, केमिकली इक्विवेलेंट है। जबकि ये वाला आयरन है वो किस जुड़ा हुआ है, इन टू आयरन से जुड़ा हुआ है। इसके साथ में 4 टर्मिनल कार्बोनिल लिगेंड जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई भी ब्रिज वाले कार्बोनिल लिगेंड से नहीं जुड़ा हुआ, तो इसकी नेचर क्या होगी, इनसे अलग होगी। तो ये वाला थोड़ा अलग है। तो कितने कितने टाइप के न्यूक्लियस हम बोलेंगे, एक तो इन दोनों का तो एक ही टाइप हो गया, एक टाइप इसका हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सिग्नल बनेंगे वो कितने लेंगे, 2। तो Fe3CO12 वाला जो कार्बोनिल लिगेंड है उसका जब हम मोसबार स्पेक्ट्रा बनाते हैं तो उसमें कितने सिग्नल्स आते हैं, 2 आएंगे। इसका मतलब है कि इस वाले सैंपल मॉलिक्यूल्स में 2 टाइप्स के न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है। ये रहेगा इसका सेकेंड एग्जाम्पल। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट अपना रहेगा आइसोमर शिफ्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आइसोमर शिफ्ट। जैसे उसमें होते हैं ना केमिकल शिफ्ट होती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या रहेगी, आइसोमर शिफ्ट वो रहेगी। इसे कैलकुलेट करने का एक क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। देखिए आइसोमर शिफ्ट क्या होता है। इस आइसोमर शिफ्ट में आएगा डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियस, यानी इस पूरे वाले मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो यहाँ पे आइसोमर शिफ्ट भी इलेक्ट्रॉन डिफरेंस की वजह से आती है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है या ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या ज़्यादा है किसके अराउंड देखेंगे, हम न्यूक्लियस के अराउंड चेक करेंगे। तो जैसे अपन ने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो वहाँ पे केमिकल शिफ्ट आते हैं उसे डेल्टा से शो करते हैं। तो यहाँ पे हम आइसोमर शिफ्ट को भी किससे शो करेंगे, डेल्टा से यहाँ पे जो है वो करेंगे। तो ये होता क्या है, ये होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें डिफरेंस होने से वहां पे आइसोमर शिफ्ट है वो होती है। आइसोमर शिफ्ट है उसको निकालने का फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूले में हम निकालेंगे डेल इज इक्वल टू के डेल आर अपॉन में आर साइन एस, और ये आ जाएगा यहाँ से सी। ये रहेगा आइसोमर शिफ्ट को निकालने का फॉर्मूला। सो ये स्क्वायर है, माइनस में सी लगाएंगे। ये होता है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना आपने को। इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे हम आइसोमर शिफ्ट है वो, किसी भी सैंपल के लिए आइसोमर शिफ्ट है वो हम निकाल लेंगे। देखें इसमें क्या करते हैं, आइसोमर शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपने क्या किया था कि केमिकल शिफ्ट करने के लिए अपने वहाँ पे एक रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया था, रेफरेंस के रूप में वहाँ पे टीएमएस टेट्रामेथिलसिलेन का उपयोग किया था। उसका जो शिफ्ट है उसकी जो सिग्नल आएंगे वो हमने अपनी इच्छा से माने थे कि वो 0 पे आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे अब 0 पे आया था, उसके सापेक्ष किसी भी मॉलिक्यूल्स का मान लीजिए सिग्नल यहाँ पे है, रेफरेंस स्टैंडर्ड टेट्रामेथिलसिलेन का सिग्नल यहाँ पे, तो ये वाली क्या थी, केमिकल शिफ्ट थी। रेफरेंस स्टैंडर्ड है उसके सापेक्ष उसके रिलेटिव में जो अपने सैंपल लिया है उस सैंपल की पीक कहाँ पे आ रही है, सिग्नल कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या होगा, केमिकल शिफ्ट का एनएमआर में। यहाँ पे आइसोमर शिफ्ट भी यही होगा कि जो एनएमआर सॉरी इसमें आइसो मोसबार स्पेक्ट्रोस बनाएंगे उसके अंदर एक लेंगे रेफरेंस स्टैंडर्ड लेंगे जिसका अपने को पता होगा सिग्नल यहाँ पे, उसके रिलेटिव में हम जो सैंपल लेंगे उसका सिग्नल मोसबार स्पेक्ट्रा में जहाँ पे आएगा, उन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस ही यहाँ केमिकल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लेंगे कि यहाँ पे एक रेफरेंस स्टैंडर्ड का यूज है वो यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, रेफरेंस स्टैंडर्ड यानी हिंदू बोलते हैं संदर्भ मानक। तो जब ना 57 आयरन होता है उसके लिए अलग अलग सैंपल के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो 27 आयरन वाला जो अपना सैंपल होगा उसके लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड के रूप में हम किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से नाम का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड नाम का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है जिसका यूज लैब में किया जाता है, ये
आयरन 57 वाले सैंपल के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड का काम है वो करता है। तो आयरन 57 के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड के रूप में हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का यूज करेंगे। अब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला रहेगा Na2Fe, और H2। ये रहेगा आपके सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, जिसका यूज आयरन 57 के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड के रूप में किया जाता है। अब ये देखना है कि अपने को इस वाली वैल्यू में ये क्या क्या है। फॉर्मूले में अपन इससे निकालेंगे ना केमिकल शिफ्ट। तो देखें ये किसके लिए बोलेंगे कि ये क्या है, ये तो होगी आइसोमर शिफ्ट। आइसोमर शिफ्ट ये है यहाँ पे कांस्टेंट, ये के भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो सी आया है अपना, इन दोनों के लिए हम लिखेंगे ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। अब आता है अपना आर, नीचे वाला स्मॉल आर, ये है एवरेज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एवरेज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और डेल्टा आर जो है वो किसके इक्वल होती है, आर माइनस में आर ई, इसके इक्वल होती है, आर माइनस में आर ई। इसको हम इस प्रकार से लिखें, इन दोनों का इसको आर ई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। आर ई और आर जी किसके लिए बोला गया है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इस वाले में ये इसके इक्वल होता है, डेल आर के जगह हम ये भी रख सकते हैं। इस वाले में आर ई क्या है और आर जी है। अब है तो दोनों ही ये रेडियस है, लेकिन आर ई लिख दिया, इसका मतलब ये क्या है, रेडियस ऑफ एक्साइटेड स्टेट। रेडियस ऑफ एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या है, रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट। रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट की रेडियस आर जी उसी सैंपल के लिए, और ये क्या है, रेडियस ऑफ एक्साइटेड स्टेट, और ये एवरेज का मतलब इन दोनों के बीच वाले के लिए। अब आता है यहाँ पे साइन एस क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ। साइन एस होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एस, आ गया ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एस ऑर्बिटल्स। आगे समझ में, ये रहेगा आपके आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। अपने को सिर्फ इससे कोई मतलब नहीं, इस ये वैल्यू पर ये बतानी है कि कौन से की ज्यादा है आइसोमर शिफ्ट, कौन से में कम है। वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ ये बताना है, ऑर्डर बताना होता है इसमें कि कौन से की आइसोमर शिफ्ट ज्यादा है, कौन सी कम है। तो ये डिपेंड करता है साइन एस पे, और साइन एस क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एस ऑर्बिटल्स। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एस ऑर्बिटल में कैसे देखेंगे, तो हम जो भी सैंपल लेंगे उस सैंपल में जो न्यूक्लियस है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि एस ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एस ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखे जाएंगे। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं आइसोमर शिफ्ट के, जो भी हम किसके लिए करेंगे, एक तो 57 आयरन है उसके लिए, और एक हम देखेंगे टिन के लिए, ठीक है। इन दोनों के जो मतलब आयरन है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। एक नॉर्मल आयरन +2 +3 +4 +5 +4 3 तक होते हैं इसमें। उसी प्रकार से टिन का +1 +2 +3 +4 इन सभी में। तो अपन ये एग्जांपल ये देगा कि, और इससे हम बताएंगे कि इनके आइसोमर शिफ्ट को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इनको अरेंज यहाँ पे करना है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर है इनके आइसोमर शिफ्ट का, वो इसके बेस पे आएगा। ये हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना है।